Assalamu alaikum everyone. So today the topic of our discussion is thermodynamics. इस वीडियो में I'm going to tell you about the important points and tricks how to handle the MCQs that will come in your exam paper, that is MDCAT. और इसके किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम पेपर में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थॉरली चैप्टर को एज सच नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे कंटेंट्स हैं वो लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद दीज 4 इम्पॉर्टेंट मेन प्रोसेसेस आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, देन स्पेसिफिक हीट capacity, and before that we are going to do heat capacity. So I hope that this video is gonna prove very beneficial for you people in terms of your MDCAT. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon to receive new notifications regarding my channel and my latest videos. So starting with first law of thermodynamics, which states that energy can neither be created nor destroyed. ये इसका पहला जो है हमारे पास एक पॉइंट है। और द इक्वेशन जिससे हम इसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ये दिस इज़ द मेन इक्वेशन, delta Q plus delta W, where delta Q is the heat energy, delta U is the internal energy, and delta W is the work done. Sorry. So here it is. अब हमें ना हीट एनर्जी डेल्टा क्यू ना, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। हम इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में जो आपकी जो साइंस हैं वो डिफरेंट हैं और फिज़िक्स में डिफरेंट है। तो अभी हम फिज़िक्स में इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स इसको डिस्कस करते हैं कि डेल्टा क्यू आपके पास पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, और डेल्टा डब्ल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा आपके पास। So first of all, talking about delta Q is positive when the heat is supplied to the system, and it is negative when the heat energy leaves the system. यानी कि ये पॉजिटिव तब होगी जब आपके पास आप डेल्टा Q जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तो इन दैट केस इट इज़ पॉजिटिव. On the contrary, delta Q will be negative when heat energy is going to leave the system. Now internal energy कब पॉजिटिव होगी, when जब ये इंक्रीज़ करेगी. इंक्रीज़ कब करेगी, when you are going to supply heat energy to the system, then internal energy increases and then it is going to be positive. And when internal energy decreases, it means when the heat energy is removed, or system removes the heat energy when delta Q is negative. So similarly, internal energy is also going to be negative at that time, because we know delta U is directly proportional to delta Q plus delta W. तो ये इसका केस हो गया. Similarly, when the work is done by the system, the work done is, now when work is done on the system, it is taken as negative, and when work is done by the system, it is taken as positive. और केमिस्ट्री में ये जो है आपके पास मतलब उलट हो जाता है आपके पास. तो ये साइन कन्वेंशंस हमने पढ़ ली कि कब इंटरनल एनर्जी और ये सब कुछ होगा, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है. अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं. एंड फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ आइसोबैरिक. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें आपके पास आइसोबैरिक में प्रेशर इज़ गोना बी कांस्टेंट.
ये अगर आप मेरे साथ नोट कर लेंगे तो ये आपको बहुत ईजी होगा, आपको बार बार एज सच बुक्स भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। एमडी कैट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने नोट्स बनाएं और बुक्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दें, लेकिन अपने नोट्स जब आप हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं वो एक तो आपसे गुजर जाती है आपके हाथ से, प्लस आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होता है कि हाँ ये पॉइंट ऐसे और इसको ऐसे करना है। और जब आप अपने लिखे हुए पॉइंट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है रादर ये कि आप कोई सिंपली नोट्स ले लें या उससे पढ़ लें। तो इसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, इट मींस डेल्टा पी इज़ कांस्टेंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो सिंपली हमारे पास होती है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे ही है। अब हमारे पास क्या है जी, डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी। नाउ इट इज़ गोना be changed like delta u plus p, delta v means v2 minus v1. So this is the first law of thermodynamics in terms of isobaric process. Now coming towards expansion and contraction. अब हम इसकी एक्सपेंशन की बात करते हैं कि एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। अब एक्सपेंड कैसे? इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है and the work done will be positive. Why work done is positive? Because the heat is we are gonna supply heat to the system. ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो है ये पॉइंट आ जाता है दैट हीट फ्लोज टू द सिस्टम। इट मीन्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम, ठीक है। और इस केस में हम हमेशा हीट जो है वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव क्यू। जब पॉजिटिव क्यू है, हीट फ्लोज टू द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इट मीन्स प्लस पॉजिटिव डेल्टा यू सिंपली। ना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, अब इसमें हो क्या रहा है दैट वर्क। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्क, तो वर्क में क्या डिफरेंस आएगा? डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू इज़ पॉजिटिव and so delta w is positive. Why positive? Because the work is done by the system. या हमने इसमें लाइक पढ़ लिया, आपके पास आ गया कि आपके पास हीट फ्लोज टू द सिस्टम। व्हेन हीट फ्लोज टू द सिस्टम it is always positive. Internal energy increases, internal energy is positive, and the positive work done is and because the system is expanding, ठीक है। हम कोई एक्सटर्नल ज़ाहिर सी बात है हमने अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सोर्स नहीं लगाई, लाइक वो कंप्रेशन का केस है कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए हीट फ्लोज टू द सिस्टम इज़ पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इज़ पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू इट मीन्स वर्क इज़ पॉजिटिव बिकॉज वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। नाउ कम टू वर्ड्स द कंप्रेशन। नाउ इन कंप्रेशन सिंपली आपने जो चीज़ याद रखनी है, आप कंप्रेस कर रहे हैं पिस्टन को, ठीक है। एक सिलेंडर में आपके पास गैस है और आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम एंड व्हेन द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम इट इज़ नेगेटिव। सो वर्क इज़ गोना बी नेगेटिव because work is done on the system. We are going to push the piston, right? So that's why. Now अब चूँकि
heat energy is going to flow from system to the surroundings, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि डेल्टा क्यू इज़ नेगेटिव बिकॉज द हीट एनर्जी इज़ लीविंग द सिस्टम। ओके एंड और जो कि हमारे पास आपकी डेल्टा क्यू हीट एनर्जी सिस्टम को लीव कर रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो दैट इज़ गोना बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आ गई। नाउ कम टू वर्ड्स। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी सुन लें, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये जो आपके पास कंप्रेशन है ना, ये कूलिंग प्रोसेस है। क्योंकि जो सिस्टम का वो है ना, ठीक है, ये कूलिंग प्रोसेस है और ये जो है एक हीटिंग प्रोसेस है। अब ये कूलिंग क्यों है, ये हीटिंग क्यों है? फॉर द रीज़न, इसमें कंप्रेशन में आपके पास जो है हीट एनर्जी, इट इज़ सिस्टम इज़ लूजिंग द हीट एनर्जी, इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द सिस्टम, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है। और एक्सपेंशन में जो है आप एक्सपैंड कर रहे हैं उसको, आपको ज़्यादा हीट चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए एक हीटिंग प्रोसेस है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। पहले हमने आइज़ोबैरिक किया था, नाउ कम टू वर्ड्स आइज़ोकोरिक। आइज़ोकोरिक प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम है इट रिमेंस कांस्टेंट, और जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है, इट मीन्स कोई वर्क नहीं हो रहा, सो वर्क डन इज़ ऑलवेज ज़ीरो इन दिस केस। तो आपके पास जो आइज़ोकोरिक की इक्वेशन बनती है वो सिंपली, आपके पास डेल्टा डब्ल्यू इसमें है ही नहीं बिकॉज उसकी वो ज़ीरो हो गया, सो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू, इट मीन्स हीट एनर्जी इज़ इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। नाउ आइज़ोकोरिक में और आइज़ोबैरिक में एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है, वो ये है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं पी और वी का, तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। आइज़ोकोरिक के प्रोसेस में बिकॉज इसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम की तरफ लाइन होती है ना, यानी आपके पास ग्राफ जो बनता है दैट इज़ पैरेलल टू वॉल्यूम, ठीक है। और आइज़ोबैरिक में ग्राफ जो बनता है, द स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन्ड विच इज़ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अब हम दोबारा से इसकी एक्सपेंशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज़ इन आइज़ोकोरिक हीटिंग। हमारे पास क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है, एक्सपेंशन हो रही है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है। तो क्या जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम, सो डेल्टा क्यू इज़ पॉजिटिव एज वेल एज द इंटरनल एनर्जी इज़ राइजिंग, सो डेल्टा यू इज़ पॉजिटिव, हीट इज़ गोइंग टू फ्लो इन टू द सिस्टम, और प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज़ करेगा, आप एक्सपेंशन दे रहे हैं, और इस केस में आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं, तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू ड्यू टू कांस्टेंट वॉल्यूम वो ज़ीरो हो जाता है। नाउ इन आइज़ोकोरिक कूलिंग प्रोसेस आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर रहा है, क्यों? बिकॉज हीट एनर्जी इज़ लीविंग द सिस्टम, and as a result internal energy of the system decreases, so it is negative. Delta Q is also negative, so pressure decreases, और जाहिर सी बात है दोनों आपके पास नेगेटिव साइन होंगे, तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज़ ऑब्टेन डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास कंप्रेशन का प्रोसेस है, वो आपके पास एक्सपेंशन का प्रोसेस है। एक्सपेंशन के प्रोसेस में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा क्यू इज़ पॉजिटिव एंड डेल्टा यू इज़ आल्सो पॉजिटिव। और कंप्रेशन में जो है दैट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस एंड एक्सपेंशन इज़ अ हीटिंग प्रोसेस, वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था आइज़ोबैरिक के केस में। नाउ कम टू वर्ड्स द आइज़ोथर्मल प्रोसेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अच्छा, एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने चीज़ याद रखनी है कि आइज़ोबैरिक में आपके पास क्या होता है कि
प्रेशर जो है दैट इज़ कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ ओबे होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कहीं पे लिख लें, बिकॉज एमडी कैट के पेपर में ना इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचने की भी नहीं ज़रूरत, आपने एक दफ़ा पढ़ा है तो यू विल गेट द आइडिया कि अब इसका आंसर क्या है। तो अगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी ना तो आपका पेपर भी जल्दी हो जाएगा और आपको कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो आइज़ोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास जो टेम्परेचर है ना वो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हमने ऐसा एक लॉ पढ़ा था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज़ बॉयल्स लॉ। अब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन्स के जो इंटरनल एनर्जी है वो ना डिक्रीज़ कर रही है ना वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब जब वो ना इंक्रीज़ कर रही है ना डिक्रीज़ कर रही है, इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल। तो जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ये ज़ीरो होगी। सिमिलरली एक और बात आपने याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब है कि डेल्टा यू भी आपके पास ज़ीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर में तो कोई चेंज आ नहीं रहा। तो इस वजह से जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो आपके पास इंटरनल एनर्जी हमेशा ज़ीरो रहेगी। और ये एक वाहिद प्रोसेस है जिसमें आपके पास इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहती है। आइसोकोरिक में आपके पास देयर वॉज नो वर्क डन बिकॉज वॉल्यूम वॉज कांस्टेंट। तो उस केस में आपके पास क्या था कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो था। अच्छा जी, अब देयर इज़ नो चेंज इन हीट एनर्जी, तो आपके पास जो इसकी इक्वेशन बनती है ना दैट इज़ डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। सिंपली ये है आपके पास इक्वेशन है आइसोथर्मल की। और इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट है ये भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, इन्फिनिटी होती है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट इज़ इन्फिनिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसमें बॉयल्स लॉ ऑब्टेन्ड होता है। Now, very important point in isothermal process we get a hyperbolic curve, जिसे हम isotherm कहते हैं। हमने बॉयल्स लॉ में भी ये बात पढ़ी हुई है इन केमिस्ट्री कि जो इस तरह का ग्राफ बनता है हम उसको isotherm कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की तरफ। अब एक्सपेंशन में आपके पास हमेशा प्रेशर डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, बिकॉज पिस्टन जो है वो हम अपनी तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जो है हीट फ्लो हो रही है टूवर्ड्स द सिस्टम, इसलिए पॉजिटिव है। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको पहले बता दिया कांस्टेंट रहेगी, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट मींस डेल्टा यू एंड डेल्टा टी इज़ ज़ीरो इन दिस प्रोसेस। एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज़ अ हीटिंग प्रोसेस, ये हीटिंग प्रोसेस है, ठीक है। और अब हम आते हैं अपना आइसोथर्मल कंप्रेशन की तरफ, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। या अभी आइसोथर्मल कंप्रेशन पे आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल लाइक वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, so it is negative, heat energy is going to leave the system, so it is negative। आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है और प्रेशर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सम वर्क इज़ डन, so that's why in this case delta Q is negative। Now come towards adiabatic process। adiabatic process में आपके पास डेल्टा Q यानी कि नो हीट इज़ गोइंग टू लीव द सिस्टम और एंटर द सिस्टम, आइसोलेट कर दिया आपने इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये भी इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाता है आपके पास। एक और पॉइंट, इसमें आपके पास प्रेशर भी चेंज होगा, आप देखेंगे वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, लेकिन डेल्टा क्यू हमेशा यानी कि वो ज़ीरो ही रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपके पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी ना वो होगी माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये आपके पास इस केस में ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी। नाउ कम टू वर्ड्स द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपका ना उलट हिसाब चलेगा जो आपने पिछले वाले 3 प्रोसेस पढ़े हैं ना। अब आप देखेंगे
कि एडी, हाँ जी, एक्सपेंशन में तो हमेशा यही होता है, हमें ये पता है कि प्रेशर डिक्रीज़ करता है, वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज़ करता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपके पास पॉजिटिव होगा डेल्टा डब्ल्यू, ये भी हमेशा ऐसे ही होता है। टेम्परेचर जो है वो आपका, अच्छा अब यहाँ पे देखें आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप जो है वो डेल्टा क्यू ज़ीरो है, कोई हीट एनर्जी नहीं आ रही, तो सिंपली आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करेगा। तो जब आपके पास ऐसे ये ऐसे होगा तो डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। और ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ब्लैक कलर में आपके को इक्वेशन शो हुई है। इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों होगी? बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है इस केस में, दैट्स वाई। अब वहाँ पे हमने जो पिछले 3 प्रोसेसेस पढ़े थे, हमने देखा था कि एक्सपेंशन जो है ना पिछले तीनों केसेस में, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आपका आइसोथर्मल, एक्सपेंशन जब भी हो रही है इट मीन्स हीटिंग प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट्स वाई। एंड व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज का है तो मैंने आपको बताया दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। तो इस केस में आपके पास क्या है कि नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमेशा याद रखना, इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अच्छा जी, अब आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है, आप प्रेशर लगाएंगे, ऑब्वियसली प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ होगा, इट मीन्स कि अब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, बिकॉज वी नो दैट डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू पी डॉट डेल्टा वी। और इंटरनल एनर्जी आपके पास पॉजिटिव है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है आपका, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी इस केस में आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। तो अब ये हो जाएगा जी डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। उसमें माइनस साइन जो है वो इंटरनल एनर्जी के साथ है इन एक्सपेंशन प्रोसेस। और अब ये जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इट इज़ अ हीटिंग प्रोसेस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये दोनों जो है ना उलट हो गए, सिर्फ और सिर्फ किस केस में? टेम्परेचर के, इंटरनल एनर्जी के, वर्क डन के केस में। और हीटिंग और कूलिंग का जो वो है, सिर्फ वो चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। प्रेशर भी आपका वही है, वॉल्यूम भी उसी तरह से हो रहा है आपके पास, सिर्फ ये आपके पास जो डिफरेंस है वो ये आ रहा है। तो ये आप ये चीज़, ये डिफरेंस याद कर लेंगे तो कोई इशू नहीं आने लगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अब एक्सपेंशन हो रही है आपके पास, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो आप बताएंगे कि हमेशा एक्सपेंशन में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। Similarly, pressure in isothermal process is greater than pressure in adiabatic process in the process of expansion। लेकिन हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो है वो आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यस तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो एडियाबैटिक का ज़्यादा होगा। और ये भी एक बात याद रखनी कि इसका जो ग्राफ है ना वो आपका स्टीपर होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मिक प्रोसेस। और जब हम कंप्रेशन पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंप्रेशन के केस में ये जो आपकी साइंस थे ना ये उल्टे हो गए हैं, बिकॉज कंप्रेशन के केस में आपका जो है वो एडियाबैटिक का वर्क ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो आपके पास टेम्परेचर है वो आइसोथर्म का ज़्यादा होगा, किस में? कंप्रेशन में। तो अगर आप मेरी एडवाइस सुने तो आप सिर्फ ये ऊपर वाला जो है ये अच्छे तरीके से याद कर ले कि एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल जो है वो ज़्यादा होता है वर्क उसका एडियाबैटिक से, और जो दूसरे वाला कंप्रेशन वाला है वो जाहिर सी बात है आप उसका ऑपोजिट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की एक्सपेंशन थी। अब ये जो आपके पास एक्सपेंशन है ना ये ऑल टुगेदर सारे प्रोसेसेस की है। अब ये आपके पास जो शो हो रहा है, ठीक है। अब ये हम वर्क डन की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो द प्रोसेस सबसे ज़्यादा जिसमें वर्क डन होगा वो आपके पास आइसोबैरिक का होगा, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल, यस इट्स विजिबल। सबसे ज़्यादा प्रोसेस आपके पास होगा आइसोबैरिक का,
आइसोबैरिक का आपके पास सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा, तो हम ये जो सारा एरिया है ना, इसको हम शेड कर देते हैं। ये सारा आपके पास आइसोबैरिक का प्रोसेस है, ठीक है। फिर आपके पास ये आइसोथर्मल की लाइन आएगी, और एडियाबैटिक की मैंने बताया है वो थोड़ी ज़्यादा स्टीप होती है, तो ये आपके पास एडियाबैटिक की आएगी। आइसोथर्मल, एंड दिस इज़ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो हम देख रहे हैं अभी, दैट इज़ आइसोकोरिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन में, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन आपके पास जो सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा ना, वो आपके पास होगा आइसोबैरिक का। फिर आपके पास आइसोथर्मल आएगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ ना, ये आपने याद रखनी है कि ये कैसे, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एंड देन कम्स द, आई एम ओनली राइट, एडियाबैटिक, और फिर आपके पास है जी आइसोकोरिक। और ये डन, ये एक्सपेंशन। अब कंप्रेशन के केस में क्या होगा आपके पास? इसके केस में आपके पास जो सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा ना, दैट इज़ गोना बी एडियाबैटिक का सबसे ज़्यादा डन होगा। देन कम्स द आइसोथर्मल, हमें पता है। देन कम्स द आइसोबैरिक, एंड देन कम्स द आइसोकोरिक। अब हमने ये देखा जी कि आइसोकोरिक का जो वर्क है वो दोनों केसेस में ना सबसे लीस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आइसोबैरिक का सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे एडियाबैटिक का सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंशन में आइसोबैरिक, और कंप्रेशन में आपके पास एडियाबैटिक। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो था कि मैं आपको बताऊं कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ इसमें आपको पॉइंट्स हाईलाइट करके बताऊंगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो आपने इसका क्या करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी वे है, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख लेते तो इंशाल्लाह उसको काफ़ी हेल्प आउट होगा। जब आप ये चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स एक तो क्लियर होने चाहिए, प्लस आपके पॉइंट्स बने होने चाहिए, आपका रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपने ऐसे पॉइंट्स बनाए हो ताकि आप क्विक रिवीजन दे सकें। ये बेसिकली एक टेबल है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ना, इस जो सब मैंने आपको पढ़ाया है ना, ओके। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। सबसे पहले तो आपने चीज़ याद रखनी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास आता है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ये इसका आपके पास फार्मूला है, इसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। एक ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है। डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे जो सी है ना आपके पास, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट। And the definition of specific heat, C, is it is the amount of heat energy which is required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance up to 1 Kelvin is called specific heat. या इसमें आप, अब जो इसका फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, आप सी को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो आपके पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाती हैं। ये देखें, ये आपके पास हमेशा जाउल में होगी डेल्टा क्यू, बिकॉज हीट एनर्जी है, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी है किसी भी चीज़ की, हीट एनर्जी है, तो आपके पास जाउल में होगी।
और आपके पास जो हम मैथ्स लेते हैं वो केजी में लेते हैं, और डेल्टा टी जो है वो हमेशा केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में भी आप ले सकते हैं, वो फिर उसकी चेंज हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपके पास ऑल टुगेदर बच्चों बनती है जाउल पर केजी पर केल्विन। अब आप इसकी वैल्यू, इसको आप वो भी कर सकते हैं चेंज भी, डेल्टा क्यू को ऐसे ही रहने देंगे। एन, अब एन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स है, तो इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं, जाउल पर मोल पर केल्विन के हिसाब से भी कर सकते हैं, जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो इसकी एसआई यूनिट्स हैं, ये नहीं कि एक है। तो दिस इज़ कॉल्ड, दिस वन इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एंड दैट वन इज़ कॉल्ड, यू कैन से ओनली स्पेसिफिक हीट एंड सो ऑन। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल आपने क्या करना है, डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल्स टू एन के साथ छोटा सा वी लिखेंगे फॉर फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन सी एंड डेल्टा टी। ये आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, और डेल्टा क्यू पी इज इक्वल्स टू एन पी सी डेल्टा टी, एंड दैट वन इज़ फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली। तो ये था हमारा आज का सारा जो हमने कवर किया। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई और मेरे ज़हन में नहीं आई तो प्लीज़, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू टेल मी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट। और इंशाल्लाह इसी तरह से आई एम गोना मेक वीडियोज़ फॉर यू पीपल के, और आई होप सो इससे आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। जहाँ पे अगर मैंने आपको बता दिया था कि वो मेरे से वर्ड्स से स्लिप हो गए थे, जब मैंने आपको प्रेशर एक्सिस और वो उसका बताया है कि हमेशा आपके पास, जब आपके पास आइज़ोबैरिक प्रोसेस होगा ना, तो आइज़ोबैरिक प्रोसेस में आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो आपके पास जो लाइन ऑब्टेन होती है पीवी ग्राफ की, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की, दैट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू वॉल्यूम। और जो आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें आपके पास जो पीवी लाइन होती है, यानी पीवी ग्राफ में जो आपके पास लाइन ऑब्टेन होती है, दैट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। वो मेरे से वर्ड स्लिप हो गए इससे, सो इस वजह से थोड़ी सी वो हो गई, लेकिन मैंने आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाया है, शो किया है, वो टेबल याद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको इस चैप्टर में कोई इशू नहीं होगा। सो इट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।